तो ये वाला व्लॉग मैं एक रात पहले से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना था कि मैं एक रात पहले क्या करता हूँ। अभी मैं शिलाजीत लेने वाला हूँ दूध के साथ, और मैं अपने डिनर मील ले चुका हूँ। लेग्स का वर्कआउट करके आया था, तो आज मैंने इवनिंग में किया था, मॉर्निंग में नहीं किया था वर्कआउट। तो अब मैं अपनी मील वील लेके थोड़ा रेस्ट करूँगा। 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, अब बस 15-20 मिनट बाद मैं दूध पीऊँगा शिलाजीत के साथ, और उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगा। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली थका हुआ हूँ। और अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11:10, और लगभग 12 बजे तक मैं सो जाऊँगा दूध पीने के आधे घंटे बाद। तो दोस्तों, ये रहा शिलाजीत। ये रेसिन फॉर्म में है, लिक्विड। तो देखो बस ऑलमोस्ट, अगर इसको ये थोड़ा सा चम्मच पे, ये थोड़ा सा इस स्पून पे फैला हुआ है, बट अगर हम इसको एक सॉफ्ट जेल वगैरह में कुछ बनाते तो ये ऑलमोस्ट एक मटर के दाने जितना, यानी पी साइज्ड एक बॉल बनती। तो इसकी जो रेकमेंडेड डोजेज है वो भी इतनी ही है, एक पी साइज्ड लेना है, इसीलिए इतनी छोटी सी चम्मच दी है इन्होंने अपनी, कि उसको आप थोड़ा सा बस डिप करके और फिर अपना दूध में इस तरह से मिक्स कर सकते हो धीरे धीरे। गर्म दूध है ये, थोड़ा वार्म मिल्क है, और इसमें कोई चीनी वीनी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ चीनी वगैरह, मैं दूध ऐसे ही पीना पसंद करता हूँ। तो और ये रही साथ में गोक्षरा की टैबलेट्स। सो ये 250 mg की एक है, हिमालय वाली जो आती वही है। तो 4 लेता हूँ मैं दिन का, 1 ग्राम गोक्षरा और 1 ग्राम शिलाजीत। तो एक अच्छी बात और है कि मैं अपना अब 1-2 दिन में ब्लड टेस्ट भी कराने वाला हूँ, तो टेस्टोस्टेरोन भी उसमें मैं टेस्ट कराऊँगा। और उसके बाद मैं 1 महीने तक जब शिलाजीत और गोक्षरा इस तरह से यूज़ कर लूँगा, तो उसके बाद मैं एक और ब्लड टेस्ट कराऊँगा टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी। तो उसमें फिर मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना बूस्ट आता है शिलाजीत, गोक्षरा, अश्वगंधा, इन सब हर्ब्स से। तो आप लोग हे व्हाट्स अप गाइस, आज मैंने वर्कआउट किया अपना बैक का, और मैंने एक नई टेक्निक आजमाई। सो मैं इंट्रो जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गया था। जैसे कि आपने देखा कि कल मैंने जो क्लिप दिखाई वो कल की थी, कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, और उसकी रिपोर्ट मेरे पास रात को ही आ गई थी। तो वो रिपोर्ट मैं अभी शो कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली वर्कआउट के बाद शो करूँगा। और मैं इंट्रो अपना रिकॉर्ड करना भूल गया था, बिकॉज़ जब मैं जिम में आया वर्कआउट करने लिए पूरा माइंड से एकदम बना के, तो देखा यहाँ पे वही अजीबोगरीब गाने बज रहे थे, तो काफ़ी मूड अपसेट सा हो गया था, और फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता था इंट्रो। सो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा फिर मैं अपना आराम से रिकॉर्ड कर लूँगा जो भी मुझे करना होगा। तो ये है इंट्रो, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वर्कआउट के लास्ट में। और अब आप वर्कआउट देखो, उसके बाद मैं समझाऊँगा कि मैंने किया क्या, ठीक है। और मतलब मैं वर्कआउट में साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि आज के वर्कआउट का जो मेथड है वो क्या है, कहाँ से मैंने सीखा, क्या है वो। तो ये मेथड जो है वो माइक मेंजर नाम का जो बॉडी बिल्डर एक था, बहुत फेमस, और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस, आउटसाइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग नॉट सो फेमस ऑब्वियसली। सो आर्नोल्ड के टाइम के ऑब्वियसली वो बॉडी बिल्डर रहे हैं ये सब। और माइक मेंजर जो थे उनको जीनियस बोला जाता था, मतलब उनका जो मेथड था ना ट्रेन करने का, वो एकदम नेक्स्ट लेवल था और बहुत डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी बिल्डर्स ऑफ हिज टाइम, इवन टुडे। सो उनकी ही मेथडोलॉजी जो यूज़ करी थी वो करी थी डोरियन येट्स ने। और सबको पता है कि डोरियन येट्स 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर, अमेजिंग फिज़ीक, सब कुछ, मतलब फ़िज़ीक में कोई कमी नहीं थी, और ना ही वर्कआउट में। और किसी ने वर्कआउट वीडियोस देखी हैं उनकी, जो ब्लड एंड गट्स मूवी है, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इंटेंस वर्कआउट हुआ करता था। और ये तो सब जानते हैं कि डोरियन येट्स 45 मिनट्स के अप्रॉक्सी ट्रेन किया करता था। तो 45 मिनट्स में कैसे वो पूरा पूरा इतना लंबा वर्कआउट समेट लेते थे, कैसे? उसके पीछे का रीज़न है कि वो 1 या 2 सेट करते थे, खाली 1 या 2 मैक्सिमम, बस, ठीक है। बिसाइड्स वार्म अप सेट उनके 1 या 2 वर्किंग सेट हुआ करते थे। जो कुछ अच्छी एक्सरसाइज हैं उनको 1 सेट में ही वो ख़त्म कर देते थे, जिसमें मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बैठ गया, और जिसमें इतना अच्छा नहीं आ पाया उसमें वो 2 सेट तक चले जाया करते थे, बट 2 मैक्सिमम था।
तो आज मैंने वही मेथडोलॉजी आजमाई है, इसे बोलते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, HIT। ठीक है, अब HIT करने का फ़ायदा क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका टाइम कम लगता है, दूसरा आपकी मसल उतने ही तरीके से डेवलप होती है लेकिन आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में मसल ओवरलोड होता है। जैसा कई लोगों को डाउट रहता है कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, और ऐसा होता भी है। तो उस चीज़ से बॉडी बिल्कुल बच जाती है, क्योंकि आप 45 मिनट से मैक्सिमम 1 आवर के अंदर अंदर अपना वर्कआउट पूरा ख़त्म कर दे रहे हो, एकदम डिमोलिश कर रहे हो बॉडी को। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ। अब वर्कआउट देखो, समझो। मैंने 4 एक्सरसाइज करी हैं, 5वीं हाइपर एक्सटेंशन थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। ठीक है, और पर मैंने किया तो टोटल 5 एक्सरसाइज हो गई। अब वर्कआउट देखो और उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं। सो द वॉइस ओवर इज़ बैक, और अब मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता रहूँगा थोड़ा बहुत कि मैं क्या वर्कआउट कर रहा हूँ। वीडियो के एंड में मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन किया है अपना सारे के सारे मेथड, सारा प्रोटोकॉल जो भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, बट अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्चुअली बैक को अच्छे से ओपन अप करने के लिए है, लैट्स को, और स्पेशली जो मिड बैक होती है, हमारे ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे स्कैपुला होता है, उसको अच्छे से ओपन अप करने के लिए है। जितना वो ओपन होगा, जितना वो इजी मूव करेगा, उतना ही हमारे वर्कआउट में ईज़ रहेगी। और अभी आपको दिखेगा कि इसका यूज़ एक्चुअल में कहाँ आएगा। जब लैट पुल डाउन या फिर सीटेड रोइंग जैसे मूवमेंट्स हम करते हैं सिंगल हैंड से, जो कि मैं आगे करने वाला हूँ, उसमें जब लैट को पूरा का पूरा एक्सटेंड करना होता है, तब ये एक्सरसाइज काम आती है। तो इसके 2 सेट लगाता हूँ और उसके बाद फिर मैं 2 सेट लगाता हूँ पुलअप्स के। पुलअप्स पूरी बैक के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें बाइसेप, बैक की सारी मसल्स सब अच्छे से वार्म अप हो जाती है, ट्रेन हो जाती है। तो इसको एज अ वार्म अप यूज़ कर सकते हैं। कई बार मैं इसको वर्कआउट के बीच में भी यूज़ करता हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा सा पेन है टेनिस एल्बो का, बट इतना है कि कर पा रहा हूँ वर्कआउट अच्छे से। जब दर्द होना शुरू होता है मैं छोड़ देता हूँ। अब ये तो जाते जाते ही जाएगा, पेन क्या कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ बारबेल बेंट ओवर रोज़। इसमें मैं 2 सेट वार्म अप के ऑलरेडी ले चुका हूँ। हल्के वेट पे लिए थे, बहुत हल्के वेट पे, 10-10 किलो एक साइड पे था, और बस 5-6 रैप के आसपास निकाले थे। उसके बाद मैंने अपना पहला वर्किंग सेट लगा लिया, और ये काफ़ी हैवी वेट था। तो दिस वाज अराउंड 35 और मे बी 40 kg ईच साइड। तो इसको मैंने पूरा का पूरा पुश किया, जितना मैं पुश कर सकता हूँ अच्छे से, और मैक्सिमम रेप्स निकालने की कोशिश करी। और सेकंड सेट भी मैं इसका लगाऊंगा, क्योंकि लाइक ये प्रोटोकॉल मैंने पहले कभी फॉलो नहीं किया है, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपना 100% ना दे पाऊँ उसमें। इसीलिए फ़र्स्ट सेट के बाद मैंने इसमें सेकंड सेट भी लगाया है, और जो कि इसमें अलाउड है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेकंड सेट लगा नहीं सकते, आप लगा सकते हैं, बट मास्टरी तब हो जाएगी जब एक ही सेट में काम तमाम हो जाएगा। तो ये है मेरा बारबेल बेंट ओवर रोज़ का सेकंड सेट। सेम वेट से लगाऊंगा, वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेप्स मुझे पता है उतनी ही आए थे। रेप्स इसमें मेरे ख्याल से 11 या 12 के आसपास मेरे रेप्स आए थे। तो सेकंड सेट में मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं ले रहा हूँ बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 45 सेकेंड्स मैक्स, ऐसे कुछ रेस्ट पीरियड चल रहा है। और उसके बाद इस तरह से लगाना तो 8-10 रेप के आसपास भी आ जाएँ तो वो रेप रेंज के अंदर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चल रहा है मेरा वर्कआउट, और आजकल मैं अकेले ट्रेन कर रहा हूँ। अकेले ट्रेन करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पूरा फोकस अपने ऊपर ही रहता है। बाकी कभी कभी कोई पार्टनर आ भी जाता है तो मैं वो साथ में भी ट्रेन कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें मेरी फॉर्म देखो, मैं इसेंट्रिक पे बहुत फोकस कर रहा हूँ और ऊपर हल्का होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बहुत स्लो करके खींच रहा हूँ ऊपर, होल्ड करके, और फिर नीचे रिलीज़ कर रहा हूँ। तो जान तो निकलेगी ही, और जैसे निकल भी गई है। एज यू कैन सी, always wear a belt while doing such heavy movements to protect your back, and you should learn to brace your core, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे कई बार बता चुका हूँ अपनी रील्स में। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप करो, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है हमारी डंबल रोइंग। डंबल रोइंग का एक ही सेट मुझे लगा काफ़ी है, क्योंकि यूजुअली भी मैं इसके 2 ही सेट लगाता था नॉर्मल अपने स्टाइल में। तो इसके 2 सेट लगाता था, तो मैं सोचा कि इसका तो एक में हो जाएगा। तो एज़ यू कैन सी, मेरी फॉर्म एकदम स्ट्रिक्ट है, लेकिन मूवमेंट कितना कंट्रोल्ड है। 40 kg पे भी ऐसा कंट्रोल्ड मूवमेंट है जैसे 10 किलो का डंबल हो।
और यही चीज़ मैटर करती है अगर आपको मसल को अच्छे तरीके से टेयर अप करना है तो। मसल ब्रेक डाउन करना ही हमारा मेन फोकस होता है, मसल ग्रो करना नहीं। हमारा मेन फोकस वर्कआउट करते हुए होता है मसल ब्रेक डाउन करना। ग्रो तो तब होती है जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट पीरियड में होते हैं, अपनी डाइट लेते हैं। तो ये लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। आप जिम में मसल ब्रेक डाउन करने आते हैं, मसल ग्रो करने नहीं। जब ब्रेक होके ग्रो करती है तो वो मसल स्ट्रॉन्ग बनती है और ग्रो करती है, मतलब रेस्ट पीरियड में, ऐसे नहीं। तो ये मैं रेस्ट पॉज टेक्निक आजमा रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट के कुछ रेप्स एक्स्ट्रा पुश करके निकालने थे तो। और ये अब दूसरी साइड से, ये दूसरा सेट नहीं है, ये दूसरी साइड से है बस। पहले राइट साइड लगाया, अब लेफ़्ट साइड से लगाऊंगा। मेथडोलॉजी जो है वो सेम यूज़ होगी यहाँ पे भी। स्लो मूवमेंट, फोकस ऑन द इसेंट्रिक एंड ट्राई टू पॉज एट द टॉप ऑफ द रैप। तो जो टॉप है यानी कि जब मैं डंबल को ऊपर लेके आ रहा हूँ, अपने कोर पे टच कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लैट्स को स्क्वीज़ करके होल्ड करने की कोशिश करनी है। हेवी वेट है, बहुत मुश्किल होगा होल्ड करना, लेकिन होल्ड करना नहीं है हमें जस्ट ट्राई करना है हाफ सेकंड का होल्ड। उससे क्या है कि मसल थोड़ा और स्टिमुलेट होती है और उससे फिर ग्रोथ होती है। ठीक है, बाकी की फॉर्म जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है। मैं कोई वेट को झुला नहीं रहा हूँ, कोई चीटिंग नहीं, नथिंग। तो अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लैट पुल डाउन, जो कि है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं पोजिंग करके दिखा दूं कि क्या हालचाल है बैक के। मेरी बैक ही है जो ऑफ सीज़न में भी थोड़ी सी ठीक लगती है, क्योंकि कोर पे थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है तो कोर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बट हाँ, इस बार काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। मेरे चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स सभी कुछ अच्छा लग रहा है ऑफ सीज़न में भी। बस कोर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, पर ऐसा नहीं कि मैं आउट ऑफ शेप हूँ, मैं अभी भी शेप में ही हूँ। तो ये अच्छा एक साइन है। तो इसका मतलब कि मैं अपने ऑफ सीज़न को कंटिन्यू कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने ये सीरीज़ अभी शुरू करी है, लेकिन मैं अपने मेंटेनेंस और ऑफ सीज़न के बीच का जो फेज़ होता है कुछ, वो तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो उसका ही ये थोड़ा बहुत असर है, क्योंकि आपको एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज पे भी रहना होता है अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरा साल लीन रहो, 5-6% बॉडी फैट, 7% बॉडी फैट, और ग्रो भी कर रहे हैं। ऐसा बाबू सिर्फ स्टेरॉइड्स पर होता है, ठीक है। आप कम्प्लीटली लीन रह के ग्रो नहीं कर सकते, दिस इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द नेचर। हाँ, आप 11-12% बॉडी फैट पे ग्रो कर सकते हो, जो कि स्टिल लीन होता है, मे बी 10%, लेकिन उससे कम में आप ग्रो नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ग्रो करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, वो महीने बाद रुक जाती है और उसके बाद बॉडी नेगेटिव असर देने लग जाती है। बिकॉज बॉडी को भी ना एक हेल्दी बॉडी फैट चाहिए होता है, हेल्दी परसेंटेज, जिसमें वो अपने हार्मोन प्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें सारी काम करती हैं ठीक से। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे दर्द वाली आवाज़ें निकल रही थी, चीखें निकल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों को लगता है कि ये सब फेक होता है, बट जो लोग एक्चुअल में हार्ड वर्क करते हैं ना, हाँ, मैंने कैमरा सामने रखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और कभी अगर मौका मिला मेरे साथ ट्रेनिंग करने का, और जो लोग कर चुके हैं उन्हें पता है कि ये
पेन जो होता है, ये दर्द जो होता है और ये एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये रियल होते हैं, ये मेड अप नहीं होते, बिकॉज आई एक्चुअली पुश माई लिमिट्स। और अब ये लास्ट एक्सरसाइज है सीटेड रोइंग, तो इसको मैं सिंगल हैंड लगा रहा हूँ ताकि एक मसल पे एक टाइम पे अच्छे से फोकस कर सकूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन मिले मेरे को। तो इसमें भी आपको मेरी ऐसी ही कुछ हालत देखने को मिलेगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपना पुश करने वाला हूँ। एक ही सेट, एवरीथिंग यू हैव जस्ट पुट इट इन, ठीक है। तो बहुत मतलब एक होता है कि आपने अपना 100% दिया, यहाँ पर ऐसा है कि आपको एक सेट में ही अपना पूरा मैक्स आउट करना है, तो आपको शायद 200% देना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं मतलब कुछ भी खाली नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे कि हाँ 1-2% रह गया यार, ऐसा मैं और कर सकता था, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये सेट पूरा देखना और उसके बाद फिर मैं पूरा समझाऊँगा कि क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। ऑलराइट गाइस, सो कैसा लगा वर्कआउट? मैंने बेंड ओवर के मैंने 2 सेट लगाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा पर्सनली, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम ये वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ माइक मेंसर का और डोरियन येट्स का जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होता है, इसको फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, बिकॉज उसमें ये होता है कि 1 सेट एंड गिव एवरीथिंग यू हैव। सो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि शायद रेप्स के मामले में नहीं, रेप्स में तो मैंने फेलियर निकाला पूरा, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद सेट्स के मामले में मैं अभी अपना 100% नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उस लेवल की मेंटालिटी और उस लेवल का मसल माइंड कनेक्शन और इंटेंसिटी बिल्ड करने में मुझे भी टाइम लगेगा, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी। तो इसीलिए मैंने एक और सेट लगा लिया बेंड ओवर का। उसके बाद मैंने डंबल रोइंग लगाई। डंबल रोइंग का मैंने एक ही सेट लगाया, जो कि काफ़ी इंटेंस था, मुझे फील हुआ। मैंने होल्ड करा हर एक रैप को अच्छे से इसेंट्रिक पर फोकस किया, और हर किसी एक्सरसाइज में इसेंट्रिक पे फोकस था। अगर आपने नोटिस किया हो तो हर एक एक्सरसाइज में इसेंट्रिक पे फोकस था, क्योंकि इस मेथडोलॉजी में, इस प्रोटोकॉल में ये मानना है कि आपका जो जब ट्रेनिंग कर रहे हो आप, तो एक्सरसाइज जो है उसके दौरान आपका जो मसल टेयर होगा, सबसे ज़्यादा जो मसल ब्रेकडाउन होगा वो होगा इसेंट्रिक के टाइम पे। बहुत सारे लोग इसेंट्रिक को जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, बट मैं इसेंट्रिक पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूँ, HIT को। ठीक है, तो एक सेट
डंबल रोइंग का मोर देन इनफ मेरे लिए था। उसके बाद मैं आया लैट पुल डाउन पे। लैट पुल डाउन पे मैंने एक सेट लगाया, एक वार्म अप लिया था वार्म अप के तौर पे, तो उसमें क्योंकि 12 to 15 रेप्स आ गए थे, ऑल दो वो भी हाई इंटेंस था। बट HIIT वर्कआउट्स में आपको कोशिश करनी होती है कि आप 6 से 8 की रेप रेंज में फेलियर ले आएँ मसल पे। 6 से 8 रेप रेंज में फेलियर लाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ जब वेट इतना हैवी होता है तो उस वेट पे हर एक पार्ट को कंट्रोल करके और मसल को प्रॉपर फोकस करके अच्छी फॉर्म में, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है एक साथ इतने हैवी वेट पे कि आप 6-8 रेप में फेलियर ले आएँ। तो इसीलिए मैंने लैट पुल डाउन पे फिर बाद में एक और सेट लगाया और उसमें मैंने सपोर्ट लिया थोड़ा सा और नीचे होल्ड करवाया जानबूझ के, ताकि मैं इसेंट्रिक पे और ज़्यादा फोकस कर सकूँ। तो पॉजिटिव रेप जो था वो मैं खुद से लगा रहा था और इसेंट्रिक में सपोर्ट के साथ, मतलब होल्ड लिया सपोर्ट से, और उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा था। तो उससे जो है लैट्स मेरी धीरे धीरे मुझे खुलती फील हो रही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट एक्सरसाइज लगाई है सीटेड रोइंग। अब सीटेड रोइंग में क्या है कि मैंने एक नया मेथड देखा कि अगर हम दोनों हाथों से करते हैं तो मूवमेंट यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इस तरीके से मूवमेंट यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट जब मैंने सिंगल किया तो मैं उसको और टर्न कर पाया। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मेरी लैट्स हैं, लैट्स और ज़्यादा स्क्वीज़ हुई। स्ट्रेच करने में तो आसानी हुई बिकॉज़ मैं एक तरफ से पूरा मूवमेंट दे पा रहा था, लेकिन उसी तरफ से मैं खींच भी पा रहा था उसको उतना ही ज़्यादा पीछे तक, एक्स्ट्रा रोटेशन, इसे कहते हैं एग्जैजरेटेड मूवमेंट। तो एग्जैजरेटेड मूवमेंट से क्या होता है कि आप ये आइसोमेट्रिक ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, और स्पेशली लैट्स वगैरह के मूवमेंट्स में। तो ये पूरा इस तरह से गए और पूरा अंदर तक खींचा, बॉडी को टर्न करके, पॉस्चर ठीक रहेगा, लैट्स पे से फोकस नहीं हटेगा और पूरा स्क्वीज़। तो ये चीज़ जो मैंने करी, इवन मैं अभी भी कर रहा हूँ तो मुझे पेन फील हो रहा है मसल के अंदर। इसका मतलब मेरा सेट बहुत अच्छा लगा था, और इसका भी सीटेड रोइंग का मैंने एक ही सेट लगाया। ठीक है, जैसे कि आप मैंने ऑलरेडी देख ही लिया। तो इस वर्कआउट को फॉलो करने का मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं सीखना चाहता हूँ नए नए प्रोटोकॉल्स, हमेशा एक ही चीज़ पर चिपक के नहीं रहना चाहता। इसीलिए मेरे को जहाँ से भी नॉलेज मिलती है मैं वहाँ से लेता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं डेली बेसिस पे माइक मेंज़र के जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जितने भी सेमिनार्स सब कुछ है, मैं वो देख रहा हूँ। लेग्स के जब मैंने इंटेंस वर्कआउट करने स्टार्ट किए थे तो लेग्स में मैं फॉलो करता हूँ टॉम प्लैट्स का प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा सिमिलर है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से, लेकिन उसमें ये होता है कि मैक्सिमम वेट मैक्सिमम रेप्स, आपको पुश करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो लेग्स में इस तरीके से वर्कआउट चलता है टॉम प्लैट्स के अकॉर्डिंग, और उसमें एक्सरसाइज भी ज़्यादा होती हैं और वो वर्कआउट लंबा चलता है, 2-2.5 घंटे तक खींचता है। बिकॉज़ वो लेग्स हैं, लेग्स आपकी मतलब हाफ़ बॉडी, इतने सारे पार्ट है और हाफ़ बॉडी आपकी सिर्फ लेग्स ही है, तो इतना बनता भी है, कोई दिक्कत नहीं होती। उस दिन मैं अलग से डाइट लेके आता हूँ और EAA वगैरह सब कुछ रेडी रहता है मेरे पास। इवन कार्ब्स का सप्लीमेंट जो है वो मैं मिला के रखता हूँ अपने पानी में लेग्स वाले दिन। तो लेग्स वाले प्रोटोकॉल के लिए जब मैंने सीखना था तो मैंने टॉम प्लैट्स के बहुत सारे 1.5-2 घंटे के सेमिनार्स देखे थे, उनसे सीखा था, नोट्स बनाए थे प्रॉपर्ली बाकायदा। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हम उनसे मिल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जितना यूट्यूब पे और उनके ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं ब्लॉग्स, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माइक मेंज़र के अब मैं सीख रहा हूँ। मैंने ब्लड एंड गट्स जो है डोरियन येट्स की, वो भी देखी है मूवी, ताकि मुझे और पता चले कि डोरियन येट्स एक्चुअली किस तरीके से वर्कआउट करता था। तो मेरा मकसद है फॉलो करने का, सीखना, क्योंकि मैं नए नए प्रोटोकॉल सीख के और मैं देखना चाहता हूँ मेरी बॉडी पे क्या ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देगा। और उसमें ये है कि 45 मिनट्स में अगर मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज़ यूजुअली मेरा वर्कआउट जो है वो 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी खिंच जाता है, जो कि गलत चीज़ है। और अब नेक्स्ट वर्कआउट मेरा मोस्ट प्रोबेबली आएगा चेस्ट का सेकंड वर्कआउट भी पेंडिंग है। और ये रही साथ में मेरी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, ये रही। ठीक है, अब ये इधर पुरानी है, ये इधर नहीं है। पुरानी वाली में जो मेरा D लेवल था वो 3 था, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लो होता है, मतलब कि ख़त्म, कुछ नहीं था बॉडी के अंदर। ठीक है, 3 यूनिट्स। और अब जब मैंने अपना टेस्ट कराया है तो अब 42 आया है। और मैंने टेस्ट कराया है, ये वाला अप्रैल का था पुराने वाला, और नया वाला जो है वो अभी का है, कल का, जुलाई का। तो 2 महीने में मैंने अपना यूनिट्स अच्छे खासे बढ़ा लिए विटामिन D के, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाया। बिकॉज़ पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आया था, इस वजह से कम आया था क्योंकि D जब बॉडी के अंदर ठीक नहीं होता, B12 ठीक नहीं होता, बॉडी के फंक्शंस जो है वो ठीक से काम नहीं करते, स्पेशली हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, तो अब मेरा जब D ठीक हुआ है, वैसे ही सारे फंक्शंस जो हैं बॉडीली, हार्मोन प्रोडक्शन वगैरह, वो सब ठीक से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अब नेचुरली ऊपर जा रहा है। और देखते हैं कि इस नए वर्कआउट के साथ और कंटिन्यूस जो मेरी डाइट चल रही है उसके साथ
मैं इसको और कितना ऊपर ले जा पाता हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया मैं शिलाजीत भी ले रहा हूँ, गोक्षरा भी ले रहा हूँ, तो इससे ये पता चलेगा कि इन हर्ब्स का यूज़ करने से भी ट्रेनिंग के साथ एक्चुअल में कितना आप टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1 महीने का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा मेरा, और अभी जुलाई है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 अगस्त के आसपास मैं फ़ाइनल वीडियो डालूँगा इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट्स के साथ, जो मेरा टेस्ट वेस्ट करा के सब कुछ, और फिर देखते हैं कि उसमें कितने चेंजेस आते हैं एक्चुअल में बॉडी में, और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन में। आई एम होपिंग कि अप्रॉक्सीमेटली 800 यूनिट्स क्रॉस कर जाए, 850 के अराउंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बट अगर 800 भी आया तो भी बहुत है, और जो कि हाई माना जाता है। और विटामिन डी जो है मेरा, मैं उसको ले जाना चाह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 तक। देखते हैं कितना जाता है। अब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, पूरा मेरे सारे वर्कआउट देखने के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो में मिलते हैं।